हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हमने कल प्राचीन इतिहास में उत्तर वैदिक काल को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल जो कि ऋग्वेद काल के बिल्कुल विपरीत है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आयरन की जो खोज थी वो हुई, लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया, उससे कृषि के लिए उपकरण बनाए गए। और आर्यंस हमने देखा था कि जो गंगा यमुना दोआब थे वहां तक आ चुके थे, तो कृषि भी बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे होने लगी थी। उनका प्राथमिक कार्य कृषि बन गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए थे। समृद्धि होने के कारण वो पावरफुल बन गए थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही महाजनपदों का उदय होता है। तो आज हम महाजनपद और जो मगध एम्पायर है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वैसे तो महाजनपद 16 है हमारे, बट जो अष्टदाई थे, अष्टदाई ने पाणिनि ने अष्टदाई लिखी थी, जो कि एक संस्कृत व्याकरण थी। उसमें उन्होंने 40 जनपदों का उल्लेख किया है। कितने का उल्लेख किया जी? 40 जनपदों का उल्लेख किया है पाणिनि में, अष्टदाई में, सॉरी, अष्टदाई में। ठीक है जी, 40 जनपदों का उल्लेख किया है पाणिनि ने। तो यहाँ पे 16 जनपद थे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काशी है, जिसकी राजधानी वाराणसी है। ठीक है जी, क्या जी? काशी, काशी की राजधानी क्या है जी? वाराणसी। ठीक है, जो कि एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। और जो वाराणसी है, ये हमें कहां से पता चलता है कि एक महाजनपद था? वो पता चलता है सोनंद जातक से। कहां से जी? सोनंद जातक से। ठीक है जी, जातक एक ऐसी, मतलब आप बुक मान लो, जैसे आ, बौद्ध की थी, ठीक है जी, विनय पिटक थी, अभिधम पिटक थी, ऐसे ही एक बुक मान लो सुनंद जातक में। वहां से हमें इसका ज्ञात होता है कि काशी भी एक महाजनपद था। ठीक है जी। और यहाँ के जो शक्तिशाली राजा थे वो थे ब्रह्मदत्त। कौन थे जी? ब्रह्मदत्त। कौन थे जी? ब्रह्मदत्त थे यहाँ के शक्तिशाली शासक। और काशी का जो हम विस्तार देखते हैं, तो काशी का विस्तार हम ये लगा लो कि आप आज के दिन उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है जी। देन उसके बाद दूसरा है कौशल। कौशल जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, या फिर हम अयोध्या भी बोलते हैं। ठीक है जी, राम जन्मभूमि। ठीक है जी, कौन सा है जी? कौशल। राजधानी क्या है जिसकी? श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है जी। तो भाई ये बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है जी, नेपाल बॉर्डर पे लगता है ये। कहाँ पे जी? नेपाल बॉर्डर पे। और यहाँ पे जो रिवर बहती है उसका नाम है सई रिवर। क्या है जी? सई रिवर। सई नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है जी। और जी उसके बाद आता है जी अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी जी? अंग की राजधानी चंपा। मतलब आप ना देखोगे इसके थोड़े मिले जुले नाम महाभारत से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसमें मतलब हम ये अंग चंपा ये बोलते हैं कि ये कर्ण की जो थी ना राज्य, ये कर्ण का राज्य बोलते हैं अंग को। देन उसके बाद आता मगध। क्या है जी? मगध। मगध सबसे महत्वपूर्ण क्यों था भाई? मगध सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि एक तो यहाँ पे जैसे गंगा, सोन रिवर, बहुत सी नदियों का यहाँ पे संगम भी बनता था। और यहाँ की जो भूमि थी वो जलोढ़ मृदा होती थी यहाँ पे। ठीक है, तराई रीजन में आता था। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कृषि बहुत अच्छे से होती थी यहाँ पे। और दूसरी बात पता है क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे तांबा, लोहा, ठीक है, कि मतलब रियलिटी में यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी माइंस हैं। हाँ, और तांबे की भी, लोहे की भी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पाया जाता है। ठीक है जी। और ये जो मगध है बिहार में पड़ता है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक जब पढ़ा था ना बिहार राज्य उदय सीरीज में, हमने सोन मेला करके पढ़ा था, याद हो तो आपको?
ठीक है, सोन मेला हाथियों के लिए लगता है। ठीक है, ये ना जो हाथियों का मेला है, ये अशोक के काल से चला आ रहा है भाई, ये जो मेला है ये। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे घने जंगल हैं, लकड़ियां प्रचुर मात्रा में होती थी, तो इस करके ना मतलब ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है मगध। ठीक है, क्योंकि वहां की मतलब दुर्ग, चार दीवारी या पहाड़ करके ना मतलब एक सुरक्षित जगह मानते थे कि मगध एक मतलब शक्तिशाली राज्य और सुरक्षित जगह है। देन उसके बाद है मल्ल। ठीक है जी, मल्ल जिसकी राजधानी क्या है जी? खुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या है जी? खुशीनगर। क्या जी? खुशीनगर। ये याद करने पड़ेंगे आपको। तो आप इसकी राजधानी याद करोगे कि मल्ल की राजधानी खुशीनगर है। देन उसके बाद वजी। तो वजी भी एक इंपॉर्टेंट महाजनपद बन जाता है। ठीक है जी, क्या जी? वजी। वजी की जो राजधानी है वो है वैशाली। क्या जी? वजी की राजधानी क्या है जी? वैशाली। अब जो वजी है, वजी में लिच्छवी, मिथिला, कुंडग्राम, मतलब बहुत से ऐसे मतलब करीबन करीबन ये बोलते हैं कि 7 से 8 हजार राजाओं का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते थे अपने अपने एरिया का, जो कि वज्जी में लगता था। और यहाँ पे ना एक खास बात थी भाई, हम एक तो वज्जी और एक मल, ये दो जब महाजनपद ऐसे हैं जहां पे डेमोक्रेसी की नींव पड़ी थी, लोकतंत्र थे भाई ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है वज्जी में करीबन करीबन 7 से 8 हजार यहाँ पे राजा थे, सब मिलकर एक डिसीजन लेते थे, एक निर्णय पे आते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गौतम बुद्ध ने इनके लिए कहा था कि ये सबसे आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप सब मिलकर एक निर्णय पर आते हो। ठीक है, और निर्णय लेकर उसको अपने बड़ों का सम्मान करते हो, निर्णय लेते हो, अच्छा करते हो। तो अगर आप ऐसे ही करते रहे तो ये एक दिन बहुत अच्छा, समृद्ध और बड़ा महाजनपद बनेगा। ठीक है, तो यहां से ही डेमोक्रेसी की नींव पड़ी थी हमारी, वज्जी से और मल्ल से। ठीक है जी, तो ये भाई हमारे 6 महाजनपद हो गए। सबसे पहले हमने काशी पढ़ा था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। देन उसके बाद कौशल पढ़ा था हमने जिसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। देन अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है जी, और जो मगध है, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृहा। ठीक है, या गृह वर्ज। ठीक है जी, देन उसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली थी, और मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। ठीक है जी, या फिर पावा थी। ठीक है जी, देन उसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है एक बार देख लेते हैं। जैसे काशी थी, काशी की जो राजधानी थी वाराणसी थी, और ये गंगा रिवर पर स्थित था, और अभी भी धार्मिक के लिए और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यहाँ पे शिव जी विराजमान है। देन उसके बाद कौशल है जिसको हम राम जन्मभूमि अयोध्या इसकी कैपिटल थी, और ये मतलब नेपाल की सीमा के समीप है। दूसरी चीज ये है कि जो बौद्ध का और जैन का मतलब यहाँ पे प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। किस चीज का? बौद्ध का और जैन का। देन उसके बाद अंग है, अंग की राजधानी जो कि चंपा है, और ये सेंटर ऑफ ट्रेड के लिए फेमस था, प्रमुख केंद्र था भाई व्यापार के लिए, और मगध के साथ अच्छे रिश्ते थे इसके अंग के। देन हमने मगध पढ़ लिया था, इसकी राजधानी राजगिरा या गिरिवी वर्ज था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि तांबे की, लोहे की जितने भी प्रचुर मात्रा में वहां पे होना, उपजाऊ क्षेत्र, जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मगध ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और आगे जब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। देन उसके बाद वज्जी। वज्जी को मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे करीबन करीबन 7 से 8 हजार राजे राज करते थे, और यहाँ पे बोलते हैं कि ये यूनियन है 8 कलों का, मतलब 8 गणों का संघ है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट जो संघ थे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट संघ थे। सबसे पहले था उग्र। ठीक है जी, ये गलत लिखा है, एक बार मैं आपको इसको एक बार काट देता हूं। सबसे पहले कौन सा था? उग्र। क्या था जी? उग्र। ठीक है जी, देन उसके बाद भोग। ये यहाँ के क्लोन थे, मतलब संघ थे। भोग, कौरव और इक्ष्वाक। क्या थे जी? इक्ष्वाक।
ठीक है जी। देन उसके बाद मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। देन उसके बाद चेदी आता है, जिसकी राजधानी सुक्तमती थी। कौन सी राजधानी थी? सुक्तिमती। सुक्तिमती यहाँ की राजधानी थी, किसकी? चेदी की। देन हम जब देखते हैं महाभारत काल में, यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो शासक था शिशुपाल, जिसका वध किसने किया था? आप बताओगे? श्री कृष्ण जी ने उनका वध किया था। और एक आपको पता होगा कि जो शिशुपाल थे वो बड़े ही क्रूर शासक थे, तो जिसका वध श्री कृष्ण जी भगवान जी ने किया था। और ये महाभारत काल से ही चला है। मतलब मैं बोल रहा था ना, जितने भी महाजनपद है उनका आप रिलेट करोगे ना, तो महाभारत काल से आपको उसका रिलेट मिलेगा। ठीक है जी। देन उसके बाद वत्स, जिसकी राजधानी कौसंबी थी। क्या थी जी? कौसंबी। क्या थी जी? कौसंबी। इसकी कौसंबी राजधानी थी, किसकी? वत्स की जी। और यहाँ पे जो हम आगे पढ़ेंगे, मगध का जो शासक थे बिंबिसार था, अजातशत्रु था, अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उदयन यहाँ पे शासक था। ठीक है जी। कौन था जी? उदयन यहाँ पे शासक था। और जी यहाँ पे ना, मतलब जो एक भास्की एक नाटक है, जिसको हम पता क्या बोलते हैं? सपन वास दौतम। उसमें जो उदयन किंग था और अवंती की राजकुमारी थी, जिसका नाम वासवदत्ता था, उसके बीच प्रेम संबंध को दर्शाया है इस कहानी ने। तो आप, ये इंपॉर्टेंट है, जो भास्की जो लिखित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? सोपन वासव दत्तम। ठीक है जी। ये इसकी वो है, बुक है। इसमें उदयन का और अवंती जो राजकुमारी वासवदत्ता, उसकी प्रेम कहानी को दर्शाया है इसमें। ठीक है जी। और जब वत्स और ये मगध, मगध इतना शासक, मतलब इतना शक्तिशाली वो था, राज्य था, इसने अवंती पर भी अपना कब्जा मतलब ये मित्रता के साथ इन्होंने अवंती को लिया था। ठीक है। मतलब जैसे बिंबिसार था, बिंबिसार का अपना क्षेत्र को विस्तार करना, जैसे विवाह की नीति से विस्तार करना, युद्ध से और मित्रता से। तो इसमें ये है कि अवंती के राजा को बीमार पड़ जाते हैं, तो जो बिंबिसार है, बिंबिसार के राज्य में एक जीवक नाम का आदमी रहता था, जो कि वैद्य था। ठीक है जी। वो वहां पे जाता है और उनका इलाज करता है, तो उनमें आपस में बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। तो इन्होंने अपना जो विस्तार किया है, विस्तार की नीति बहुत अच्छी थी बिंबिसार की। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जैसे बीसज था। ठीक है, लिख लेना ये बीसज, जिसको हम वैद बोलते थे। क्या बोलते थे? वैद। ठीक है जी। ये वत्स है, वत्स की राजधानी कौशंबी है। देन आपने क्रू पढ़ा होगा। क्रू की जो राजधानी है वो कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। कौन सी थी जी? इंद्रप्रस्थ थी। देन यहां से ही एक नींव चलती है कि राजा को राजा की पदवी रखने वाला की संज्ञा दी थी यहां से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसकी राजधानी याद करोगे। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। देन उसके बाद पांचाल। पांचाल भी आपने सुना होगा, जैसे हम पांचाली बोलते थे ना, याद करो आप। पांचाली किसको बोलते थे? शायद द्रौपदी को बोलते थे हम पांचाली। तो पांचाली को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो नॉर्दर्न और एक साउदर्न। ठीक है। जो हम उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो था अहिक्षेत्र। क्या था जी? अहिक्षेत्र। और जी जो साउथ की थी वो थी कामपिल्य। कौन सी जी? कामपिल्य। कौन सी थी जी? कामपिल्य। इसकी दो राजधानी थी। ठीक है जी। और यहाँ पे एक जो कन्नौज का पुराना नाम था, वो क्या क्या नाम था जी? ये आप लाइन यहां से रिमूव कर देना, कट कर देना। जो कन्नौज का पुराना नाम था वो था कान्य कुब्ज। क्या था जी? कान्य कुब्ज। ये कन्नौज का पुराना नाम था, कभी भी आ सकता है। कान्य कुब्ज किसका नाम था? कन्नौज का, कन्नौज का पुराना नाम। ठीक है जी। देन उसके बाद है जी, जो नेक्स्ट महाजनपद है उसका नाम है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी जी? विराटनगर। ठीक है जी। देन उसके बाद
सूरसेन, जिसकी कैपिटल थी मथुरा थी। यहाँ से ही आप देखो कि बहुत सी लैंग्वेजों का उद्गम स्थल हुआ। ठीक है जी, अपभ्रंश जो श्रेणी वो भाषा है ना, तो यहीं से आई थी। ठीक है जी, और यहाँ से मथुरा शैली आई थी। ठीक है, जो किसने किया था मथुरा शैली का निर्माण, आप बताओगे मथुरा शैली का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा शैली का कुषाण ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने किया था मथुरा शैली का। इन्होंने गांधार शैली भी की थी। एक अमरावती शैली थी, जिसका जो हम मानते हैं कि अमरावती का जो जनक था वो सातवाहन थे, और मथुरा का और गांधार का कौन जनक था? कुषाण। कौन थे जी? कुषाण थे जी। ठीक है जी। देन उसके बाद हम चलते हैं अशमक पर। ठीक है जी। अशमक, अशमक की जो राजधानी थी वो कौन सी थी जी? वो थी पोतन। क्या थी जी? पोतन। और ये अशमक एक, जो कि अपना दक्षिण भारत है उसमें एकमात्र ही महाजनपद था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप स्टार मार्क करोगे। देन उसके बाद अवंती। ठीक है जी। अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैन थी। ठीक है जी, और दक्षिण में महिष्मती थी। ठीक है जी, जो हम आज जाते हैं ना उज्जैन, उज्जैन में हमारा एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि एकमात्र, ये बोलते हैं कि उसका जो मुख है उत्तर में है, और वो महाकालेश्वर है। बहुत ही अच्छी वहां पे मान्यता है महाकालेश्वर जी की। तो अवंती की जो राजधानी है उज्जैन है। यहाँ पे विक्रमादित्य द्वितीय ने यहाँ पे राज किया था। जो उनके भाई थे भर्तृहरि, वो राजपाट छोड़ के वो हरिद्वार चले गए थे। तो जब फिर वो विक्रमादित्य हरिद्वार गए थे, उन्होंने अपने भाई की याद में भर्तृहरि की पौड़ी, जिसको आज हम हर की पौड़ी बोलते हैं, तो वो नींव, वहां की नींव उन्होंने ही डाली थी। तो ऐसे अवंती के बारे में हम कभी किसी दिन 10 मिनट वाले डोज में पढ़ेंगे कि अवंती का क्या पुराना इतिहास था। तो आज हम अवंती की राजधानी देखते हैं कि अवंती की राजधानी एक उज्जैन थी, और जो दक्षिण में थी उसका नाम महिष्मती था। देन उसके बाद गांधार। गांधार जो कि जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और ये एकमात्र ऐसा है जो कि कहाँ पे था, अभी पाकिस्तान में लगता है। ठीक है जी। तो गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। और यहाँ पे जो यहाँ के रूलर थे गांधार के, वो जो चंद्रप्रद्योत था, जो कि अवंती के राजा थे, उन्हें हराया था यहाँ के राजा ने। कहाँ के? गांधार के नहीं। देन उसके बाद कंबोज है। कंबोज की जो कैपिटल है वो हाटक है। क्या जी? हाटक। ठीक है जी। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे कौटिल्य है, कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया था। कौन सा जी? कंबोज। तो हम एक बार सारे महाजनपद देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था काशी। काशी की राजधानी कौन सी थी जी? वाराणसी। क्या था जी? वाराणसी। देन उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? कौशल। कौशल की राजधानी क्या जी? श्रावस्ती या फिर अयोध्या। ठीक है जी। देन उसके बाद हमने अंग पढ़ा था। अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है जी। एक हमने कुरु पढ़ा था। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ। ठीक है जी। गांधार पढ़ा था, उसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? तक्षशिला थी। ठीक है जी। एक हमने अशमक पढ़ा था, जो कि साउथ इंडिया में एकमात्र था महाजनपद। तो अशमक की राजधानी क्या थी जी? आप बताओगे। उसकी राजधानी थी पोतन। ठीक है। देन कंबोज की क्या थी? हाटक। कंबोज की क्या थी जी? हाटक। और जी हमने एक अवंती पढ़ी थी। अवंती की राजधानी आप बताओगे। उज्जैन थी। क्या थी जी? उज्जैन थी। ठीक है जी। देन हमने मगध पढ़ा था। क्या पढ़ा था जी? मगध। मगध की जो हमने राजधानी पढ़ी थी वो थी राजगृह। ठीक है जी। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। और जी फिर हमने एक पढ़ा था पांचाल, जिसकी राजधानी अहि क्षेत्र या कंपिला थी। पांचाल की क्या राजधानी थी? अहि क्षेत्र या फिर काम्पिल्य।
ठीक है जी। देन उसके बाद हमने एक पढ़ा था, आप बताओगे, वत्स जिसकी राजधानी कौशंबी थी। क्या थी जी? कौशंबी। ठीक है जी। और फिर हमने एक मत्स्य पढ़ा था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी जी? विराटनगर थी। ये इनकी आप राजधानी याद रखोगे भाई, पूछी जाती है। विराटनगर थी जी। देन हमने एक मल्ल पढ़ी थी जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। ठीक है जी। मल्ल की कौन सी थी जी? कुशीनगर, मल्ला, कुशीनगर, या पावा बोलते हैं जिसको हम। वज्जी, वज्जी की जो वैशाली थी। ठीक है जी। वज्जी की क्या थी जी? वैशाली। देन एक हमने चेदी पढ़ा था। चेदी की क्या राजधानी थी? सुक्तामती। क्या थे जी? सुक्तामती। ठीक है जी। और एक हमने सुरसेन पढ़ा था जिसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है जी। सुरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, ये हमारे 16 महाजनपद थे। और मैं आपको बता दूं कि 16 महाजनपदों में से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा था? मगध था। ठीक है जी। और गणतंत्रीय लोकतांत्रिक महाजनपद कौन कौन से थे? वज्जी और मल्ल थे। ठीक है जी। और सारे राजतंत्रीय थे। और बुद्ध के समय जो शक्तिशाली थे वो कौन कौन से थे? मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं। जैसे डेमोक्रेटिक महाजनपद कौन से थे जिसके हम लोकतांत्रिक बोलते हैं? डेमोक्रेटिक थे वज्जी और मल्ल। और जी बुद्ध के समय कौन से शक्तिशाली थे? तो पावरफुल थे बुद्ध के समय कौन कौन से थे? अब एक तो मगध ही होगा। ठीक है जी। मगध। और जी कौशल, कौशल की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या, अवंती और वत्स। ठीक है जी। ये चार यहाँ के पावरफुल थे भाई। ठीक है। देन उसके बाद हम मगध साम्राज्य पे आते हैं। मगध साम्राज्य मैंने बताया था क्यों इतना ज्यादा पावरफुल बना, क्योंकि ये एक समृद्ध जो क्षेत्र था गंगा यमुना दबाव का। ठीक है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में तांबे और लोहे की खदानें प्राप्त हुई थी इनको। लोहे के उपकरण बनने स्टार्ट हो गए थे, हथियार बनने स्टार्ट हो गए थे, कृषि के लिए उपकरण बनने स्टार्ट हो गए थे, जिससे इन्हें बहुत अच्छे फल मिले थे। और इनका शक्तिशाली होना एक स्वाभाविक रूप से यहाँ की ईश्वर की देन थी। ठीक है जी। तो मगध में सबसे पहले हर्यक, जो हर्यक वंश है, उसकी स्थापना हुई, जिसका हम जो काल है वो रखते हैं 544 से 412 बीसी तक। ठीक है जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ के जो शासक थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार का समय 544 से 492, कब से कब तक जी? 544 से 492 बीसी तक था। और जो बिंबिसार थे वही इस वंश के संस्थापक थे, मतलब कौन से के? हर्यक वंश के। ठीक है जी। और इनका जो नाम है ना, जो बिंबिसार का नाम, अन्य नाम हम श्रेणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? श्रेणिक। ठीक है। जो कि जैन साहित्य में हमें प्राप्त हुआ है। कौन से में? जैन साहित्य में। ठीक है। ये जैन साहित्य के, जैन को बहुत ज्यादा मानते थे, जैन संप्रदाय को। और इसका नाम एक क्षेत्रोजस भी है। जलनी क्षेत्रोजस इसकी उपाधि है। कौन कौन सी? श्रेणिक और क्षेत्रोजस। और यही उपाधि लेते थे जो भी हर्यक वंश के ये राजा थे। देन इसने ना अपनी राज्य की नींव किस किस प्रकार रखी? एक तो वैवाहिक संबंधों से। ठीक है। सबसे पहले कौन सा? जो लिच्छवी की जो महारानी थी चेट, जिसका नाम हम ये बोलते हैं चेलन्ना, उससे इन्होंने विवाह किया था। ठीक है जी। किससे? देन कौशल की जो राजकुमारी थी। ठीक है जी। तो वहां से भी इन्होंने, महाकौशल जिसका जो प्रसन्नजीत की बहन थी, उससे के साथ भी इन्होंने विवाह करके वहां को, जो कि कौशल जो था वो प्रांत दहेज में ले लिया था। जो पंजाब का मद्र कुल था, उसकी राजकुमारी शेमा थी। कौन सी थी? शेमा थी जी। तो उससे विवाह करके पंजाब को दहेज में ले लिया था। और जो युद्ध करके जीता हुआ था वो अंग था। और जो डिप्लोमेसी से, कूटनीति से जो लिया गया था वो था अवंती, जो कि
अवंतिका एक जो सॉरी अवंतिका नहीं, मगध का जो एक जो वैद्य था, जीवक, जीवक को यहाँ पे अवंती के राजा के पास भेजा गया था और उसका इलाज किया था। ठीक है जी। देन उसके बाद इसके बाद आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता था, मतलब रियलिटी में ये बोलती है कि बहुत अच्छा शासक था वो अजात शत्रु। और अजात शत्रु अब ना यहाँ से पितृहंता की जो प्रथा है वो स्टार्ट हो जाती है कि लालच और लोभ के कारण जो जैसे बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु भी अपने पुत्र के हाथों मरता है जिसका नाम उदयन था। उदयन ही अपने पिता की हत्या करता है। यहाँ से इस जो वंश था, यहाँ से पितृहंता की प्रथा स्टार्ट हो जाती है। अपने पिता को मारकर या हत्या कर कर उसकी राजगद्दी पर बैठना। ठीक है जी। तो अजातशत्रु का उसका टाइम पीरियड ही हो गया बिंबिसार का 544 से 492 बीसी तक। जो अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड था वो 492 से लेके 460 बीसी तक था। ठीक है, करीबन इन्होंने 32 साल राज किया है। और इसका उपनाम जो था कुणिक था। क्या था जी? कुणिक इंपॉर्टेंट है, ये भी जैन ग्रंथों से ही प्राप्त मिला हमें। और इन्होंने मतलब राजगृह में पत्थरों का किला बनवाया था। ठीक है। और जो बौद्ध की प्रथम संगति थी, कब हुई थी आप ये बताओगे? बौद्ध की प्रथम संगति कब हुई थी? तो ये भी इसी के काल में हुई थी। ठीक है जी। और इसके जो जब अब ये देख लो कि 492 है, 492 में से 8 माइनस कर दो। ठीक है, 492 से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 884, 484 बीसी सॉरी। तो उसमें जो था महापरि निर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध जी का, मतलब वो जो उनकी आखिरी सांस थी उन्होंने पावापुरी में ली थी और अपने देह को त्याग दिया था महात्मा बुद्ध जी ने। तो इसके 8वें शासनकाल में, मतलब जो इसका 8वां वर्ष लगा हुआ था इस शासनकाल में, तब महात्मा बुद्ध जी ने अपने जो प्राण है वो त्याग दिए थे। देन उसके बाद इसका बेटा आता है उदयन। उदयन का जो काल है 460 से 444 बीसी तक रहता है। ठीक है। इन्होंने पाटलिपुत्र नामक स्थान बसाया था जो कि सोन और गंगा के संगम पर स्थित था। ये भी जैन को मानते थे जी। ठीक है जी। और इसको बोलते हैं पाटलिपुत्र का संस्थापक, किसको? उदयन को। इंपॉर्टेंट है जी, ये आप याद करना। देन उसके बाद उदयन के बेटे होते हैं। उदयन के बेटे 3-4 बेटे होते हैं उदयन के, और जिसका एक नाम अनिरुद्ध होता है, एक मुंडक होता है, एक नागदशक होता है। ठीक है जी। तो ये इनका जो काल है 412 बीसी तक चलता है। और उसके बाद शिशुनाग, शेषुनाग अपना जो नागवंश है वो, सॉरी हाँ इसने लिखा नहीं है भाई, मैं बता देता हूं। जो शिशुनाग है इन्होंने नागवंश की स्थापना की थी। कौन से की जी? नागवंश की। ठीक है। जो इसका टाइम पीरियड है नागवंश का 412 से 344 बीसी तक है। ठीक है, 412 से 344 बीसी तक है। और जो इसका प्रथम शासक था जिसने इसकी नींव रखी, उसका नाम था शिशुनाग। क्या था जी? शिशुनाग। जिसका जो शासन था वो 412 बीसी से लेके 394 बीसी तक रहा था। ठीक है जी। तो इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। किसको जी? वैशाली को राजधानी बनाया था। जो वज्जी जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी वैशाली, तो इसने वैशाली को राजधानी बनाया। किसने जी? शिशुनाग ने। और जी इसने भाई बंगाल से लेकर मालवा तक जितना भी राज्य था अपने राज्य में मिला लिया था, बंगाल से लेकर मालवा तक। ठीक है। देन इसके जो पुत्र थे उसका नाम था कालाशोक, जिसको हम काकवर्ण बोलते हैं। क्या था जी? कालाशोक। क्या बोलते हैं इसको? हम काकवर्ण बोलते हैं। ठीक है जी। काकवर्ण भी इसको 2 बुक्स में बोला है, एक तो पुराण में और एक दिव्य वादन में। किसमें जी? दिव्य वादन में इसको काकवर्ण बोला गया है। ठीक है जी। और जो द्वितीय बौद्ध संगति थी तो इसी की ही समय हुई थी। और जो फिर बौद्ध जो संप्रदाय था 2 भागों में बट गया था, स्थविर और महासंगिका। ठीक है जी। किस किस में? स्थविर और महासंगिका में। ठीक है जी। इसमें बट गया था। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की कैसे कैसे बौद्ध धर्म का
आगमन हुआ, कैसे कैसे चले, किस तरह उनका पतन हुआ। पतन तो हम खैर नहीं बोलेंगे, बट धीरे धीरे वो लुप्त सा होने लगा। और आज भी बहुत से देशों में बौद्ध धर्म को एक बहुत मतलब धर्म माना जाता है। तो वो भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से देश में इसको धर्म माना जाता है। ठीक है। देन उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। जो नंद वंश का टाइम था 344 से लेके हम 323 बीसी तक रखते हैं। ठीक है जी। जो इसके वंश की स्थापना की थी वो की थी महापद नंद ने। किसने जी? महापद नंद ने। किसने की थी जी? महापद नंद ने की थी जी इसकी स्थापना। और ये एक ना मतलब ये बोलते थे शूद्र जाति से थे, और अपने आप को ये बोलते थे परशुराम का दूसरा अवतार बोलते थे, जिसको हम भार्गव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? भार्गव। और ये अपने आप को ये बोलते थे कि जो क्षत्रिय है ना उनका नाश करने वाला। ठीक है। क्या बोलते थे अपने आप को? क्षत्रिय को नाश करने वाला। ठीक है। डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षेत्रियाज। ठीक है जी। तो ये इसकी जो उपाधि थी इन्होंने ली थी। ठीक है। देन उसके बाद धनानंद आता है। धनानंद जो कि लास्ट रूलर होता है नंदा डायनेस्टी का। और ये जो सिकंदर थे, सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है जी। और इसको बोलते थे यूनानी अग्रमीज। क्या बोलते थे जी? अग्रमीज बोलते थे। क्या बोलते थे? अग्रमीज बोलते थे यूनानी इसको। किसको? धनानंद को। अब मैं बताता हूं, इसने ना इतने ज्यादा कर लगा दिए थे प्रजा के ऊपर, मतलब प्रजा इससे बहुत ज्यादा परेशान थी, कितने सारे कर लगा दिए। और दूसरा मतलब इसके हार के कारण बताता हूं मैं। तो चाणक्य जी ने बोला था कि सिकंदर भारत के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, क्यों ना हम सारे जितने भी यहाँ पे जो राजा हैं उन सबसे बात करके हम सिकंदर के विरुद्ध अपनी सेना को खड़ी कर दें। इसने स्पष्ट इनकार कर दिया था। और उसकी जो चाणक्य जी की अवहेलना की थी पूरे बड़े दरबार में। तो चाणक्य जी ने उस दिन ये कसम उठाई थी कि मैं ही तुम्हारे वंश का नाश करूंगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, और इसमें जो कि जैन धर्म ने बहुत ज्यादा साथ निभाया था, और धनानंद को की हत्या की थी। और 323 बीसी से चंद्रगुप्त मौर्य वहां के मौर्य वंश की नींव डाल देते हैं। ठीक है जी। मगध में मौर्य वंश की नींव डाल देते हैं। ये यहाँ की मगध तक की कहानी थी। ठीक है जी। देन उसके बाद आज हमारा गीता का श्लोक ये है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश भी हो जाता है। और इससे व्यक्ति नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। क्योंकि हम आज जो हमारा चैप्टर था बिंबिसार, जिसको हम पितृहंता बोलते थे, तो जब अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया था, जेल में बांध दिया था, तो वो एक क्रोध लालच था ना उसके मन में कि अगर भाई मेरे पिता नहीं होंगे तो मैं ही गद्दी पे बैठूंगा ना। तो जब अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से मिले थे ना, तो महात्मा बुद्ध जी ने इसकी कड़ी निंदा की थी कि भाई आपने ये क्या किया है कि आप अपने पिता को, जहां मैं बोलता हूं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आप अपने पिता को ही कैद कर रहे हो। ठीक है जी। देन अजातशत्रु को समझ में आ जाता है कि ये मैंने गलत किया है। ठीक है। तो वो अपने पितर को रिहा कर देते हैं। तो जब इस समय महात्मा बुद्ध ये बोलते हैं कि भाई देखो, क्रोध लालच, अगर किसी को नष्ट करना है ना तो अपने क्रोध को और लालच को, ईर्ष्या को, हर चीज को नष्ट करो। मनुष्य स्वयं ही राजा बनने के लायक होगा, और राजा बनने से ऊपर भी जाएगा। हर चीज उसके पास होगी जब आप लालच को और क्रोध को छोड़ दोगे। क्योंकि जब आपको किसी चीज की मोह ही नहीं होगी, चाह नहीं होगी, तो आप रियलिटी में बहुत अच्छे इंसान बनोगे उससे। ठीक है जी। तो आज के आज ही हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती। और जी क्या नाम लेते हैं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसका नाम है EGVGS ऑफिशियल। क्या है जी? EGVGS ऑफिशियल। ठीक है। और अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।